हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राजेंद्र सम्राट एकेडमी। एक बार फिर से हम लेके हाजिर हैं अपनी सीरीज़ में छोटी छोटी किताबें लेकिन बड़ी बातों में। अगला चैप्टर जो हमारा है उसको लेके हम आपके समक्ष हाजिर हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक पढ़ा है, काफ़ी मज़ा आया होगा चैप्टर जो कवर हमने किए हैं। अब तक हमने कितने चैप्टर कवर कर लिए हैं देखते हैं एक बार। तो अब तक हमने लगभग 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस बार अब हम पढ़ेंगे जो हमारा भारत के पठार हैं, समुद्री तट, भारत के समुद्री तट। जैसे मतलब ये भारत है ना, ये इधर सब अरब सागर है, अरेबियन सी है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, ठीक, इधर हिंद महासागर है। तो ये इसके तटवर्तीय क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, किनारे किनारे जो है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अब अपने चैप्टर पे, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ ध्यान देते हैं। ओके, तो हम अपने चैप्टर नंबर 7 पे हैं, भारत के समुद्री तट। जैसा कि हमने बताया आपके समुद्री तट मतलब किनारे किनारे के होते हैं। तो फिर वापस तनु आती है, तनु की जो कहानी है, तनु फिर अपनी कहानियों के साथ शुरू करती है चैप्टर। हम वहीं से फिर शुरू करेंगे तनु की कहानियों से ही। तनु ने नारियल पानी पीते हुए अनु से पूछा। अब तनु अनु दोनों बहनें हैं, यहाँ एक ने नारियल पानी पिया और उस दूसरी से पूछ रही है ये नारियल दिल्ली में कहाँ से आता है। तो दिल्ली में नारियल तो आते ही आते हैं, ऑब्वियसली देखते ही वो नारियल आते हैं, लेकिन ये नारियल के पेड़ थोड़ी ना होते दिल्ली में। वही पूछती है वो कहाँ से आता है, यहाँ तो कहीं नारियल के पेड़ दिखाई नहीं देते। अनु बोली पिछले साल सर्दी की छुट्टी में हम लोग दक्षिण भारत घूमने गए थे। कह रहे सर्दियों की छुट्टी में हम लोग गए थे, हम त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी कई जगहों पर गए, वहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। त्रिवेंद्रम गए, केरल के साइड सब ये सब पढ़ते हैं। कन्याकुमारी एकदम आखिरी छोर है, जो दक्षिण छोर है, कहते हैं कि किनारा भारत का, कन्याकुमारी का मंदिर, वहाँ तक गए तो वहाँ नारियल के बहुत सारे पेड़ थे। ये नारियल वहीं से आए होंगे। एक मज़े की बात और कि दिसंबर जनवरी के महीने में भी वहाँ सर्दी बिल्कुल नहीं पड़ती। अब देखो यहाँ पे हम जैसे कि आज देख लो, ठीक है, कितनी ठंडी पड़ रही है, ठीक। ठंड के साथ साथ क्या है कि और यही दिसंबर जनवरी के महीने में अगर हम वहाँ चले जाएं साउथ की तरफ, दक्षिण भारत की तरफ चले जाएं, केरल तमिलनाडु की तरफ, वहाँ सर्दी नहीं होती। मुंबई की तरफ चले जाएं, समुद्र के किनारे जहाँ पे भी है वहाँ ठंडी नहीं है। तो देख सकते हैं आप इसमें हमारे देश के दक्षिण में हिंद सागर है, हिंद महासागर। इसका नाम हमारे देश के नाम हिंदुस्तान से ही पड़ा है। भारत का दक्षिण भूभाग प्रायद्वीपीय है। प्रायद्वीपीय मतलब 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। प्रायद्वीपीय का अर्थ स्थल वह भाग होता है जिसके 3 तरफ पानी या समुद्र हो। भारत के इस दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग के दक्षिण भाग पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी, ठीक, दक्षिण भाग से पूरब की ओर, जो मतलब जो अगर हम देखें मैप के, जो इस साइड वाला है पूरब साइड वाला, और ये पश्चिम साइड वाला। पूरब साइड में क्या है, बंगाल की खाड़ी, जैसा स्टार्टिंग में हमने बोल दिया, और इस साइड में क्या है, अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर है। यही चीज़ यहाँ दी गई है। तो ये दोनों समुद्री भाग हिंद महासागर की ही शाखाएं हैं। अब यहाँ तक हिंद महासागर पानी थोड़ी ना बटा हुआ है, ये तो बस एरिया कह दिया कि इस साइड इधर से बंगाल की खाड़ी हो गई, ये अरब सागर। लेकिन धरती पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा समुद्र है कि नहीं, बस ये छोटा छोटा भाग बांटा हुआ नाम दिया गया है, नहीं तो पानी तो सब एक ही में मिक्स है। भारत के मानचित्र में समुद्र से लगे भाग को देखिए। पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य तक समुद्र तटीय क्षेत्र हैं। जैसे ये गुजरात से होते हुए यहाँ तक अगर हम देखेंगे, ठीक ना, तो ये बंगाल की खाड़ी तक, कलकत्ता बंगाल तक क्या है कि सब समुद्र से ही लगे पड़े हैं। सागर से लगे स्थलीय भाग को समुद्री तट कहते हैं। समुद्र बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं और तट से दूर होने के साथ साथ गहरे भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तट से जितना ही मतलब ये दूर होते हैं, दूर होने के साथ क्या होते हैं, ये गहरे भी हैं। समुद्र तट हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं खाड़ी होती है, कहीं बीच पुलिन, तो कहीं क्लिफ होते हैं। तुमने मुंबई की चौपाटी, जो मुंबई की चौपाटी, जुहू चौपाटी देख सकते हो, यहाँ पे सब समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं ना, समुद्र का एक दृश्य है। या जुहू बीच का नाम सुना है, कह रहे कि जो मुंबई में है
चौपाटी, जुहू चौपाटी और जुहू बीच, ये नाम सुना है। आओ देखते हैं ये कैसे बनते हैं। भारत के कुछ मशहूर शहर सुंदर बीच के नाम से अपने अध्यापक से पता करिए। कह रहे हैं कि वो कुछ मशहूर शहर हैं जिनमें सुंदर बीच किनारे हैं, जिनको हम जानने की कोशिश करें मैप में। तो हम आगे चलते हैं। समुद्र की ऊंची और लंबी लहरें तट पर दूर तक चली आती हैं। इन लहरों के साथ बालू, सीपियाँ, छोटे छोटे शंख आदि भी आते हैं। लहरें वापस लौट जाती है, किंतु बालू और अन्य पदार्थ किनारे जमा हो जाता है। इस तरह समुद्र तट पर बालू का मैदान बन जाता है। इसे हम पुलीन या बीच कहते हैं। जैसा कि हम कहानी में अगर हम जानते हैं कि समुद्र कभी भी, क्या कहते हैं ना, कि समुद्र कभी भी अपने अंदर कचरा नहीं रखता, वो सारा एकदम खंगाल के लाता है और किनारे पे फेंक जाता है, धूल मिट्टी कचरा जो भी होता है, इसीलिए समुद्र का पानी ज़्यादा साफ दिखता है। जब समुद्र तट पर घूमने जाते हैं तो इन बीचों पुलिनों पर खूब मस्ती करते हैं। जो किनारों पर छोड़ जाते हैं रेत वेत, तो उससे क्या होता है, नदियों के किनारे पे भी अगर आपने देखा होगा तो रेत सी जमा हो जाती है जो बहा के लाती है, तो वो एक तट सा बन जाता है, किनारा सा बन जाता है, जिसपे आसानी से हम लोग घूम टहल सकते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, पानी की लहरें आ रही हैं और ये सब किनारे पे जमा, यहाँ पे लोग टहल घूम रहे हैं और समुद्र की लहरों का आनंद ले रहे हैं। कहीं कहीं समुद्र के किनारे मैदान जैसे ना होकर दीवार की तरह खड़े होते हैं। समुद्री लहरें इससे टकराती हैं, इसे क्लिफ कहते हैं। दीवार की तरह जो खड़ी हो जाती हैं वो दीवारें बन जाती है, ढेर बन जाता है और वो समुद्री लहरें उससे आकर टकराती हैं, तो ये क्या होती है, क्लिफ कहते हैं, इन्हें क्लिफ कहा जाता है। इसी तरह समुद्री तटीय भागों में कहीं कहीं समुद्र का जल स्थल से इस तरह अंदर तक चला जाता है कि जहाँ तीन तरफ से स्थल होता है, कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है कि जहाँ कहीं कहीं वो चला जाता है जिसमें तीन तरफ से स्थल होता है, केवल एक और समुद्र जल होता है, इससे खाड़ी कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे भी घेर लिया दो तरफ और यहाँ बीच में खाली पानी है और इन किनारे किनारे ज़मीन है, तो इसको खाड़ी कहा जाता है। जैसे बंगाल की खाड़ी है, जैसे खंबात, जैसे हमारे यहाँ क्या है, खंबात की खाड़ी। अब यहाँ देख सकते हो खंबात की खाड़ी है, ठीक, ये इसके बीच में क्या है, सिर्फ तीन, इधर से भी जगह ज़मीन है, इधर से भी, और बीच में समुद्र का पानी है, तो खंबात की खाड़ी हो गई। और ये कच्छ की खाड़ियाँ, ठीक, ये खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिम घाट, और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी भी देख सकते हो, इधर से पूरा है कि नहीं, पानी से घिरा हुआ है और ये स्थल से घिरा हुआ पानी है, ठीक, और पूर्वी घाट इधर है और ये प्रायद्वीप ये कहा जा सकता है, क्योंकि इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी है, ठीक है। जैसे बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। आप भारत के मानचित्र में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के दो द्वीपीय राज्य देखेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये राज्य वास्तव में द्वीपों के समूह हैं। कुछ द्वीप उस छोटे स्थल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। अब वो बीच में हो गया और चारों तरफ उसके क्या, पानी होगा, तो उसको हम द्वीप कहते हैं, आइलैंड। समुद्र तट और जलवायु। अनु ने बताया था कि त्रिवेंद्रम में दिसंबर जनवरी में भी ठंड नहीं थी, जबकि दिल्ली में इन महीनों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है और गर्मियों में झुलसता हुआ मौसम रहता है। अब वहाँ वो सोचने लगी कि वहाँ तो ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी दिल्ली में देखो बहुत ठंड पड़ रही है। ऐसा क्यों होता है? समुद्र तट से लगे स्थानों पर मौसम बहुत ठंडा या बहुत गर्म नहीं होने पाता, पूरे वर्ष भर मौसम सुहावना बना रहता है। कह रहे हैं समुद्री तट पे क्या होता है, ना ही ज़्यादा ठंडी होती है ना ही ज़्यादा गर्मी, वहाँ का मौसम एकदम सुहावना सा बना रहता है। देखें यहाँ कह रहा है स्वयं करके टेलीविज़न पर मौसम समाचार देखें, दिल्ली के तापमान और मुंबई, चेन्नई, त्रिवेंद्रम एवं कोलकाता के तापमान का नोट करिए और अंतर देखिए, तो सब में अलग अलग ही मिलेगा, क्योंकि समुद्री क्षेत्र के अलग तापमान मिलेंगे, जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रम, ये सब के अलग, और दिल्ली के अलग होता है। बहुत ठंड
कह रहे बहुत ठंड या गर्म नहीं होता, पूरे वर्ष भर मौसम सुहावना बना रहता है। इसका कारण भी समुद्र है। दिन में समुद्र से भूभाग की ओर चलने वाली हवाएं किनारे वाले भागों को ठंडा रखती हैं और भारत के तटीय भागों पर वर्षा भी अधिक होती है, क्योंकि महासागरों का जल ही गर्म होकर भाप के रूप में ऊपर उठता है और बादल बनकर वर्षा कर देता है। अब समुद्र से क्या भाप बन के उठता है और उसके बाद वो बादल बनता है और फिर ठंडा होकर फिर बारिश कर देता है। तो ये समुद्र तट से ही सारी चीज़ें होती हैं। पश्चिम घाट, अच्छा देखो, जब वो वहाँ पे जाता है तो वो हमेशा बारिश होती रहती है, बारिश होने की वजह से वहाँ मौसम एक जैसा बना रहता है। अब पश्चिम तट, भारत का पश्चिम तट गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है, यहाँ से लेके केरल तक, ठीक, ये पश्चिम तट है। यदि हम गुजरात से दक्षिण की ओर चलें तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र आएगा। गुजरात में कच्छ की खाड़ी में कांडाल बंदरगाह है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है उसमें कांडाल का बंदरगाह है, कांडला का बंदरगाह है, मतलब जहाँ पे पानी के जहाज आके रुकते हैं। महाराष्ट्र के तटीय भाग पर प्रसिद्ध शहर मुंबई है। यह इस राज्य की राजधानी होने के साथ साथ प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। यहाँ पे जो कि राजधानी तो मुंबई है ही महाराष्ट्र की, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ का एक फेमस बंदरगाह भी है। तुमने इसका नाम फिल्मों के लिए भी सुना होगा। क्या है कि मुंबई का नाम फिल्मों के लिए भी ज़्यादातर सुना होगा कि मुंबई में फिल्म ज़्यादा शूटिंग होती है, फिल्म सिटी वगैरह भी। महाराष्ट्र के बाद गोवा और फिर कर्नाटक। गोवा अपने तटों की खूबसूरती और प्राचीन गिरजाघर पर्यटकों के लिए मशहूर है। वहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यार बंदरगाह के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि समुद्र तट पर वह स्थान जहाँ से समुद्री जहाज आते और जाते हैं, यहीं से जहाज़ों पर माल लादा और उतारा जाता है, ठीक, तो ये बंदरगाह कहलाते हैं। गोवा से दक्षिण में कर्नाटक और केरल हैं। गोवा से जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो कर्नाटक और केरल पड़ते हैं। कर्नाटक में मंगलौर बंदरगाह है। केरल का पूरा पश्चिमी भाग ही तटवर्तीय है। केरल में साल भर थोड़ी बहुत वर्षा होती रहती है, इसलिए यहाँ के किसानों को खेतों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। केरल में कोचीन बंदरगाह है, ठीक। भारत का पूरा पश्चिमी तट अरब सागर के साथ संकरी पट्टी के रूप में है। अब ये जो पश्चिमी भाग है ये बहुत पतला है। अब भारत क्या है, ऊपर से इधर पतला होता जा रहा है, तो पतली पट्टी के तरह कहता है इन्हें, क्योंकि इस तट के साथ साथ पश्चिमी घाट पर्वत, इन पर्वतों के कारण इस घाट पर खूब वर्षा होती है। ये पर्वत भी हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। समुद्र तट पर अधिकतर मछली पकड़ने का काम आसान होता है, इसलिए इनका मुख्य भोजन मछली चावल होता है। यहाँ धान की फसल तैयार होने पर त्यौहार मनाते हैं जिसे पोंगल कहते हैं। ये दक्षिण भारत की बात है। केरल में यहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों में लोग नौका दौड़ आयोजित करते हैं, मतलब लंबी लंबी नावों पे कई लोग बैठ जाते हैं और तेज तेज मतलब उसको चप्पू चलाते हैं और रेस लगती है कि कौन सबसे पहले उसमें रेस में जीतता है। तो ये वहाँ का खेल है, नौका दौड़। इसी पश्चिम तट पर चलते चलते आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे। यह स्थान भारत के एकदम दक्षिण में है। इस स्थान पर तीनों समुद्र मिलते हैं। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुंदर और मनोहर होता है। ये आखिरी का किनारा है, मतलब इसके तीनों तरफ समुद्र दिखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्वी तट। अब हम भारत के पूर्वी तट की यात्रा करते हैं। कन्याकुमारी से उत्तर की ओर जाते हुए हमें सबसे पहले तमिलनाडु से गुजरना होगा। कन्याकुमारी भी तमिलनाडु राज्य में ही पड़ता है। तमिलनाडु से उत्तर की ओर जाते हुए क्रमशः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के समुद्री तट आते हैं। इन सभी राज्यों का तटीय मैदान बहुत चौड़ा है और इन सब के मतलब किनारे पे है ना, तो इस साइड तो ये चौड़े चौड़े किनारे पड़ जाते हैं इनके।
अब एक दिया गया है इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंग्रोव वन। इस डेल्टा भाग में घने जंगल हैं जिसमें पेड़ों की जड़ें पानी के ऊपर तक होती हैं जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं। डेल्टा का भाग समुद्र के अंदर तक है। यह वन असंख्य जीवों जंतुओं से भरा पड़ा है। विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर यहीं मिलता है। मैंग्रोव वन में ही जो है बंगाल का जो टाइगर कहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस है, वो वहीं मिलता है मैंग्रोव वन में। पश्चिम घाट पर्वत से कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदियां निकलती हैं। ये पूर्वी तट मैदानों से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी यहाँ पे है ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट इसमें दिया गया है। लेकिन समुद्र में गिरने से पहले ये अपने साथ लाई मिट्टी, बालू आदि तटों पर छोड़ देती हैं। इसे डेल्टा कहते हैं। अब यहाँ बताया कि डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, अपने साथ जो भी मिट्टी बालू लाती हैं वो यहाँ पे छोड़ देती हैं। डेल्टा बहुत उपजाऊ मैदान होते हैं। डेल्टा के जो मैदान होते हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। इन मैदानों में धान की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में धान के साथ साथ जूट की भी खेती की जाती है। जूट से रस्सियाँ, बोरे, दरियाँ आदि बनाए जाते हैं। पश्चिम तट की तरह पूर्वी तट पर भी कई बंदरगाह हैं। सबसे दक्षिण में तूतीकोरिन है, ये बंदरगाह का नाम है। और उत्तर की ओर बढ़ते हुए विशाखापत्तनम, पारादीप और कोलकाता बंदरगाह हैं। ये 3 बंदरगाह यहाँ पे। विशाखापत्तनम जहाँ पे मतलब जहाज वगैरह पानी की बनाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के में क्या है, बहुत बड़ा डेल्टा है जिसे हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं और यह कहा जाता है। इस डेल्टा को गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने बनाया था। तो ये पैराग्राफी इतनी जो 2 लाइन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा। सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ की घास है जो बहुत सुंदर होती है, इसलिए वहाँ का जो नाम है सुंदरवन डेल्टा पड़ गया। समुद्री तट से लाभ। समुद्र तट से लाभ क्या, भारत के पास लंबा समुद्री तट है। इससे देश को बहुत से लाभ हैं। तटों पर रहने वाले लोग समुद्र में से मछली पकड़कर जीवन यापन करते हैं। इसके किनारे होने वाले नारियल के पेड़ों से चटाई और अन्य हस्तकला की वस्तुएं बनाते हैं। यहाँ हम नमक के बगैर खाना नहीं खा सकते हैं। यहाँ नमक समुद्र के पानी से ही बनता है। समुद्र के जल को तट पर क्यारियों में एकत्रित कर के सुखा लिया जाता है। मशीनों की सहायता से साफ करके प्रयोग में लाने योग्य नमक बनता है। अब नमक को क्या करते हैं, ऐसे ऐसे क्यारियाँ होती हैं, क्यारी बना लेते हैं ऊंची ऊंची, वो मिट्टी इकट्ठा करके जब पानी आता है तो इसमें जमा हो जाता है, भाप बन के पानी तोड़ जाता है, लेकिन उनके साथ जो आया होता है वो नमक इसी में बैठ जाता है। इसी तरह से नमक तैयार किया जाता है। समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों के द्वारा ही हमारा देश अन्य देशों से व्यापार करता है। अब पानी के रास्ते वो क्या है, जहाज जाते हैं दूसरे देश में और फिर यहीं आते हैं, यहीं सामान उतरता है, उसके आगे फिर ट्रक वगैरह से या फिर ट्रेन से सप्लाई की जाती है। आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही हम इन बंदरगाहों से व्यापार करते आ रहे हैं। कह रहे आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हम इन बंदरगाहों से व्यापार करते चले आ रहे हैं। समुद्र तट के सुंदर दृश्यों और अच्छी जलवायु के कारण देश विदेश से घूमने के लिए यहाँ आते हैं लोग, पर्यटन के लिए आते हैं। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। समुद्र की लहरें समुद्र के अंदर से सीपियाँ, शंखों आदि को तट पर छोड़ देती हैं। इससे तरह तरह की सजावटी और उपयोग की वस्तुएं बनती हैं। उपयोग की वस्तुएं बनती हैं जिन्हें पर्यटक खरीदते हैं। जैसे सीप वगैरह से सजावट की झालर वगैरह बना लेते हैं, और भी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो सब इकट्ठा कर करके बना लेते हैं। और जो देखने आते हैं, जिनके यहाँ नहीं पाया जाता, जो पहली बार देखते हैं, उन चीज़ों को अच्छा लगती है, उन्हें वो देखते हैं, अच्छा लगता है, शंख वगैरह वो खरीद के ले जाते हैं। समुद्र तट पर होने के कारण भारत में वर्षा भी काफ़ी हो जाती है। इस तरह भारत का समुद्री तट भारत के लिए वरदान की तरह है, और इसीलिए क्या है, भारत का जो समुद्री तट है वो भारत के लिए एक तरह से वरदान साबित होता है। तो ये था आपका 7वां चैप्टर बच्चों, ठीक।
ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप यहाँ तक आते हो तो इसका मतलब आप पढ़ने वाले बच्चे हो। इस वीडियो के अंत तक अगर आपने सुना तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह से आप लगे रहिए तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। इन जो छोटी छोटी बुकों से हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट, एक एक छोटे छोटे पॉइंट, जैसे पर्यटक स्थल हो गए, क्यों आते हैं क्यों नहीं, और यहाँ के जो बंदरगाह हैं, घाटियाँ हैं, ये बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, जो ये सारी चीज़ें बहुत से बड़े बड़े एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है। जिन बच्चों को यूपीएससी वगैरह का अगर शौक़ है, आईएएस वगैरह बनना है, तो यहीं से वो कम से कम बुकों की तैयारी में लगे रहें, यहीं से बुकों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि उनको ये चीज़ें बाद में दिक्कत ना हो और बहुत आसानी से वो आगे एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को यहीं पे करते हैं ख़त्म और आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके बाय स्टूडेंट्स। चैनल को अगर जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जो नए बच्चे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास के दूसरे बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें। और जो बड़े एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर वो लोग इस पे चैनल पे आके इन वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें, क्योंकि जो बड़ी बड़ी किताबों में आप लोग पढ़ते हैं वो छोटी छोटी बुकों में आपको मिल जाता है। ठीक है ना, तो ओके बाय स्टूडेंट्स।